हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ने से पहले हमें उन 3 पक्षों को भी बहुत अच्छे से समझना है, ताकि मैं नाम लूं तो समझ में तो आए कि कौन किस वंश से था ना। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो किसको लेकर हुआ था, ये हम देखेंगे डिटेल में, क्यों हुआ था, कब तक चला, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, ये सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे आज। देखिए, उससे पहले थोड़ा सा पीछे वाले इतिहास में चलते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का नाम आते ही आपके दिमाग में थानेश्वर, हरियाणा, अंबाला सब घूमने लगता होगा ना। ओके, हरियाणा के पास थानेश्वर, वहां पे अंबाला है ना, तो थानेश्वर इनकी राजधानी थी। नाम था वर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है पुष्यभूति वंश की नींव डालते हैं। ठीक है, पुष्यभूति वंश में जो प्रभाकर वर्धन है, तो थोड़ा सा हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। पुष्यभूति वंश, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने नाम क्या लिया, प्रभाकर वर्धन। ओके, ये इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी हरियाणा के पास, आपने देखा होगा थानेश्वर, है ना, थानेश्वर। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसमें ये जो प्रभाकर वर्धन है, इनके ना तीन संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम था राजश्री। समझ में आया? ये बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि अभी हम बात करेंगे महोदय श्री की, कान्यकुब्ज की, इत्र नगरी की, और जिसको आप वर्तमान में नाम से जानते हैं कन्नौज, है ना। तो ये थानेश्वर से कन्नौज में कैसे ये लोग पहुंचे, ये हम बात करेंगे अभी, है ना। तो ये जो तीनों है ना, ये जो राजश्री है, इनकी जो पुत्री है, इसका विवाह होता है, विवाह कहाँ होता है, कन्नौज। कन्नौज के मौखरी राजा, क्या नाम था उनका, ग्रह वर्मा। ठीक है, तो ग्रह वर्मा से इसकी हो गई शादी। समझ में आया? तो इनका संबंध, इनकी रिश्तेदारी कहाँ पे हो गई, कन्नौज में हुई या नहीं हुई, वर्धन वंश की रिश्तेदारी हो गई कन्नौज। ठीक है, अब होता क्या है, आगे चल के ग्रह वर्मा की हो जाती है हत्या, इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जो है, जिन्होंने इनके बहनोई को मारा था, उसकी हत्या करते हैं। इसका ग्रह वर्मा, ठीक है, ग्रह वर्मा की हत्या हो गई है। अब राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया। किसने मारा, शशांक ने। ठीक है, ये खत्म हो गए। अब राजश्री की कोई संतान नहीं है, कौन चलाएगा कन्नौज का पूरा राजकाज, तो ये हर्षवर्धन से बोलती हैं कि आप देखिए आके साथ में। तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ, कन्नौज लेकर जाते हैं। ये थोड़ा सा समझाना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है ना, हर्षवर्धन की मृत्यु जब हो जाती है, तो इसी कन्नौज में एक नया राजवंश आता है, नाम होता है आयुध वंश। इस आयुध वंश में उत्तराधिकार को लेकर कलेश होता है, लड़ाई होता है, संघर्ष होता है, और उसमें होते हैं 2 भाई। नाम होता है उन दोनों भाइयों का चक्रायुध और इंद्रायुध। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंद्रायुध है और चक्रायुध है ना, तो हर्ष के बाद जो है इन दोनों भाइयों में जब कलेश होता है, तो इंद्रा और चक्रायुध गद्दी को लेकर होता है। इंद्रायुध को क्या करते हैं, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, तो आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष में ये तीनों है। ठीक है, 3 पक्ष है। तो अभी हम बात करेंगे कौन किसका साथ देता है। ठीक है, उससे पहले हम चलते हैं कन्नौज को लेके, जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज की अगर बात करते हैं, इत्र नगरी की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और इसका नाम क्या था, कान्यकुब्ज और महोदय श्री। 5वीं बौद्ध समिट यहीं पे हुई थी। 4 के बारे में आप लोग जानते हैं ना, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय एंड चतुर्थ। चतुर्थ यानी चौथी कहाँ पे हुई थी, चौथी हुई थी कुंडलगाम, ये कश्मीर में हुई थी, कनिष्का के पीरियड में।
तीसरी अशोका के पीरियड में हुई थी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, हर्ष के समय से ही कन्नौज क्या था, कन्नौज का नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी का कन्नौज पर कब्जा हो जाए ना, नियंत्रण हो जाए, तो समझ लो वो पूरे उत्तर भारत पे उसका कब्जा हो गया है। कन्नौज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जिस तरीके से मगध को लेके होड़ मची हुई थी ना, वैसे ही कन्नौज की स्थिति समझ लीजिए आप लोग। कन्नौज पर अधिपत्य होने से गंगा घाटी और इसमें उपलब्ध जो व्यापारिक और कृषि संबंधित जो समृद्ध संसाधन है उस पर भी नियंत्रण होना था, है ना। एक पर अधिकार हो जाए, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, समृद्ध संसाधनों पर भी नियंत्रण हो सकता था, ठीक है। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 बड़ी शक्तियों के बीच में भिड़ंत होती है और संघर्ष होता है, और ये 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता है। अंततः उसमें जीत किसकी होती है ये हम देखेंगे। पहले 3 पक्ष होते हैं, कुछ समय बाद ये 2 पक्ष ही रह जाता है, ठीक है। तो ये 3 जो शक्तियां बोला मैंने, 3 बड़ी शक्तियां, ये 3 बड़ी शक्तियां कौन कौन सी हैं। पाल वंश, आपको पता है भारत के पूर्व में या बंगाल वाला एरिया ले लीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार, या फिर आपको प्रतिहार कोई सा भी बोल लीजिए, एक ही बात है। और थर्ड वन इज राष्ट्रकूट, जो कि विंध्या के साउथ में था। राष्ट्रकूट, कूट वंश, ठीक है। इन तीनों के बीच में ये संघर्ष होगा, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। इसको हमें समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। हर्षवर्धन के बाद क्या होता है कि ये जो कन्नौज है, यहाँ पर आयुध वंश आता है। आयुध वंश की स्थापना होती है। आयुध वंश में उत्तराधिकार को लेकर होता है कलेश, संघर्ष 2 भाइयों के बीच में कि कौन बैठेगा गद्दी पर। सबसे पहले प्रतिहार वंश का राजा नाम होता है उसका वत्सराज। क्या नाम होता है? वत्सराज। यस, ये वत्सराज क्या करता है, उन दोनों भाइयों के, आयुध वंश के जो दोनों भाई होते हैं, दोनों के बीच में कलेश होता है। नाम होता है इंद्रा और चक्रा, है ना, इंद्रा और चक्रा। वत्सराज क्या करता है, चक्रा युद्ध को पराजित कर देता है और इंद्रा युद्ध को गद्दी पर बैठा देता है। समझ में आया? तो सबसे पहले इसमें कौन आया, वत्सराज ने क्या किया, चक्रा युद्ध को हराया और इंद्रा युद्ध को क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया कि तुम राजा हो। समझ में आया? ओके, ये बात समझ में आ गई। तो गद्दी को लेकर संघर्ष था इंद्रा युद्ध और चक्रा युद्ध में। वत्सराज जो कि प्रतिहार शासक था, उसने क्या किया, वत्सराज ने चक्रा युद्ध को पराजित कर इंद्रा युद्ध को गद्दी पर बैठा दिया। कौन है अभी आयुध वंशीय? इंद्रा युद्ध है, ठीक है। अब ये बात पता चलती है पाल वंश के राजा धर्मपाल को, वो कहाँ पीछे रहे। तो पाल नरेश धर्मपाल ने इंद्रा युद्ध को, अब उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको रिप्लेस कर दिया। समझ लीजिए, 2 भाई थे, इसने क्या किया था, चक्रा युद्ध को हरा के वत्सराज ने इंद्रा युद्ध को बैठा था, इसने इंद्र को हटा के चक्र को बैठा दिया। तो इतना याद रखना है। तो पाल नरेश धर्मपाल ने इंद्रा युद्ध को पराजित किया और सीधा चक्रा युद्ध को गद्दी पर आसीन कर दिया। ये पहला चरण हो गया। इन दोनों में अब कहने का मतलब यह है कि अब ये आयुध वंश की लड़ाई नहीं रह गई, पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच की बात हो गई, ठीक है। धर्मपाल को वत्सराज से हार का सामना करना पड़ा। वत्सराज को ध्रुव ने पराजित किया। ये जो बात लिखी हुई है ये हम अभी समझेंगे। आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि आयुध वंशीय 2 भाई थे, चक्रा युद्ध, इंद्रा युद्ध। वत्सराज ने इंद्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाया चक्रा युद्ध को हराकर। पाल वंशीय धर्मपाल ने कुछ नहीं किया, बस चक्रा युद्ध को हराकर इंद्रा युद्ध को गद्दी पर, इंद्र को हटा के चक्र को बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी बातें समझेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले एंट्री कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए वत्सराज। किसको लेकर ये हो रहा है, कान्यकुब्ज, महोदय श्री या महोदय नगर, या फिर इत्र नगरी या कन्नौज, एक ही बात है, ठीक है। कन्नौज को लेकर ये संघर्ष होगा।
कन्नौज पे शासन करना मतलब पूरे उत्तर भारत पे शासन करना, ठीक है। और अब हम चीजें स्टार्ट करते हैं। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश ने क्या किया था, वत्सराज ने क्या किया था, इनका टाइमिंग है 783 से लेके 95। वत्सराज ने क्या किया कि आयुध वंशीय जो दो भाई थे, इंद्रायुध और चक्रायुध, इन्होंने चक्रायुध को हराया और इंद्रायुध को क्या किया था, गद्दी पर बैठा दिया था। यही बात हुई थी ना, इंद्रायुध को बैठा दिया था। पाल नरेश ने क्या किया, पाल नरेश ने क्या किया, इस इंद्रायुध को हराकर और चक्रायुध को बैठा दिया, है ना, चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। इन दोनों के बीच की ही बात नहीं रह गई। धर्मपाल पालवंशी है, 770 से लेके 810 इसका टाइमिंग है। अब ये साउथ में राजा था ध्रुव, उसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया साउथ में, सोचा चलो अब उत्तर की ओर भी प्रस्थान करते हैं। उत्तर की ओर चलता हुआ और इसका सबसे पहले मुकाबला होता है वत्सराज से। कहाँ पे होता है वत्सराज से, झांसी वाला एरिया देख रहे हैं, वहां पे इसका मुकाबला होता है ध्रुव का वत्सराज से। ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया बुरी तरीके से, समझ आया, वत्सराज को ध्रुव ने हराया। ध्रुव कौन है, राष्ट्रकूट राजा है, इसने क्या किया, वत्सराज को हराया। चलो फिर उसके बाद धर्मपाल को क्यों नहीं, अब इसका मुकाबला होता है धर्मपाल से ध्रुव का, धर्मपाल को हरा दिया, ठीक है। और हराने के बाद पहले चरण में आपको याद रखना है कि धर्मपाल और वत्सराज ने क्या किया था, इंद्रायुध को कुर्सी पर बैठाया था, आयुध वंशीय, ठीक है, कन्नौज की कुर्सी पर। उसके बाद धर्मपाल आता है, वो इंद्रा को हटा के चक्रायुध को बैठा देता है। ये यहाँ पे चल रहा होता है कि तीसरा एक और पक्ष आ जाता है साउथ से, राष्ट्रकूट वंशीय ध्रुव, और ये आकर क्या करता है, सीधा ये आकर क्या करता है, ये वत्सराज को हरा देता है प्रतिहार वंशीय, और फिर पाल वंशीय धर्मपाल को भी पराजित करता है। इन दोनों को पराजय का मुंह देखना पड़ता है ध्रुव से। और ध्रुव बहुत ज्यादा दिन नहीं रहता है नॉर्थ में, फिर उसके बाद ये वापस साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत चला जाता है, ठीक है। ध्रुव का टाइमिंग है 779 से लेके 793 ईस्वी, 779 से लेके 793 ईस्वी तक इसका टाइमिंग है, ठीक है। अब ध्रुव चला गया है, ठीक है। धर्मपाल देरी नहीं करता है, वो सीधा क्या करता है, मौके का फायदा उठा के, एक्चुअल में वत्सराज की ना स्थिति बहुत खराब होती है ध्रुव से हारने के बाद, मतलब धर्मपाल की भी होती है नो डाउट, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए ना तो स्थिति ज्यादा वत्सराज की खराब होती है। तो इस स्थिति का फायदा उठाकर धर्मपाल क्या करता है, वो सीधा जल्दी से क्या करता है, चक्रायुध को क्या करता है, गद्दी पर मतलब एक सामंत की तरह बैठा देता है दोबारा से, ठीक है। ये पूरा आपका पहला वाला चरण हो गया, ठीक है, पहला चरण आपका यहां तक का समाप्त हो गया। अब देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि पहले और दूसरे चरण में ना पाल वंशीय राजा सेम ही रहेगा, समझ में आया, पाल वंशीय राजा धर्मपाल ही रहेगा। दूसरे चरण में क्या होता है तो धर्मपाल ही, चक्रायुध है उस वक्त, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय इस समय आते हैं दूसरे चरण में। नागभट्ट द्वितीय कौन है, प्रतिहार वंशीय राजा हैं, इनका टाइमिंग है 793 से लेके 833, ओके, 793 लेके 833 इनका टाइमिंग है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रकूट राजा आया, अब कौन, गोविंद तृतीय, मैं दूसरे चरण की बात कर रही हूँ। इस वक्त कन्नौज पर किसका कब्जा है, धर्मपाल का, आपको पता है, क्योंकि कन्नौज पर कब्जा करके वत्सराज की स्थिति खराब थी पहले चरण में, और कन्नौज पर कब्जा किसने कर लिया था, धर्मपाल ने कर लिया था, और चक्रायुध को बैठा दिया था कुर्सी पर, ठीक है। अब क्या होता है, गोविंद तृतीय आता है नॉर्थ में, ठीक है, दोबारा से साउथ में पहले आया ध्रुव, आया राष्ट्रकूट राजा, अब राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय आएगा। गोविंद तृतीय क्या करता है, नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल इन दोनों को हराता है, ठीक है, दोनों को परास्त करता है। और परास्त करने के बाद ज्यादा समय तक ये नॉर्थ में रुकता नहीं है, ये सीधा साउथ चला जाता है, समझ में आया। अब ये जब साउथ में चला गया तो जो पहले किया था धर्मपाल ने ना, वही काम किया नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, जब देखा कि वो जा चुका है तो इसने क्या किया, कन्नौज पर कर लिया कब्जा, नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर किया कब्जा। और चक्रायुद्ध था उस वक्त, क्योंकि आपको पता है पहले चरण में कन्नौज पर कब्जा कौन कर लेता है,
धर्मपाल और चक्रायुध को बैठाता है। अब इस मौके का फायदा उठाएगा क्या कहते हैं ये नागभट्ट द्वितीय। ये क्या करता है, नागभट्ट द्वितीय चक्रायुध को कन्नौज को छोड़, ये देखिए चक्रायुध है, चक्रायुध को कन्नौज छोड़ने के लिए एकदम विवश कर देता है, ठीक है। और चक्रायुध क्या करता है बेचारा, चक्रायुध दौड़ा 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 कहां जाएगा, धर्मपाल के पास जाता है, धर्मपाल के पास जाता है। और नागभट्ट क्या करता है, उसका पीछा करता हुआ वहां चला जाता है। और धर्मपाल होता कहाँ पे है, मुंगेर में होता है, राजधानी इनकी मुंगेर होती है ना पालों की, मुंगेर में होता है। और वहां पे पीछा करते हुए मुंगेर पहुंचता है और धर्मपाल को वहां पे हराता है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा चरण, ठीक है। तो गोविंद तृतीय तो चला गया था, उसके बाद इन दोनों ने आपस में लड़ाई की, है ना। नागभट्ट ने क्या किया कि चक्रायुध को कन्नौज पर कब्जा करके हटाया और इसको भी हराया, ठीक है। चक्रायुध का पीछा करते हुए, अब जब ये चक्रायुध धर्मपाल से हेल्प मांगने के लिए गया, इसकी शरण में गया, नागभट्ट द्वितीय भी उसका पीछा करते हुए गया मुंगेर और फिर वहां पे इनको पराजित किया धर्मपाल को, ठीक है। ये दूसरा चरण आपका खत्म हो गया। तो पहले दूसरे चरण में पाल वंशीय सेम है, धर्मपाल, प्रतिहार में वत्सराज और नागभट्ट आते हैं और राष्ट्रकूट में ध्रुव आता है और गोविंद तृतीय आता है। समझ में आ गया इतनी बात। तीसरे चरण की हम बात करते हैं। तीसरे चरण में कौन आएगा, देवपाल। देखिए देवपाल के बाद ना पाल वंश का मतलब पतन शुरू हो जाता है, फिर कोई शक्तिशाली शासक आता नहीं है, ठीक है। इसके बाद ही देवपाल के बाद ही ये दो पक्षीय हो जाएगा, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो देवपाल, पाल वंश का राजा देवपाल आएगा। फिर उसके बाद आएगा, एक चीज और बताती हूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रामचंद्र। ये जो रामचंद्र है ना थोड़े समय के लिए आया था, समझ में आया, थोड़े समय के लिए आया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। देवपाल और फिर प्रतिहार वंश का राजा आएगा, मिहिर भोज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा राजकोट राजा आपका कौन आएगा, ध्रुव आएगा। समझ में आया, ध्रुव आएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना कि पीछा करते हुए नागभट्ट द्वितीय जाता है, मुंगेर तक पहुंचता है और वहां पे धर्मपाल को बुरी तरीके से पराजित करता है और पराजित करने के बाद कन्नौज को बनाता है राजधानी। लेकिन कन्नौज को ये स्थायी राजधानी नहीं बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि बीच में एक और शासक आते हैं रामचंद्र, और ये थोड़े समय के लिए होते हैं और ये उतने शक्तिशाली होते नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब पाल वंशीय राजा आ जाएगा देवपाल, कौन आएगा, देवपाल। और प्रतिहार वंश का राजा कौन आएगा, मिहिर भोज आएगा, ठीक है। और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की बात आते ही आप जानते हो कि ये इतना युद्ध वगैरह में रहते नहीं है, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। देवपाल और मिहिर भोज और देवपाल की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में भी संघर्ष होता है। पाल वंशीय देवपाल और मिहिर भोज के बीच में संघर्ष होता है, मैंने एरो लगा रखा है। और इन दोनों के संघर्ष में कहा जाता है कि ये दोनों ही, मतलब ये नहीं आज तक पता चला कि कौन विजयी हुआ, ठीक है। इसके अभिलेखों में तो मिहिर भोज को ही विजयी बताया गया है और देवपाल के मतलब पाल अभिलेखों में देवपाल को बताया गया है। तो ये अभी तक यही नहीं पता है कि दोनों में से विजयी कौन था, दोनों ने अपने आप को विजयी बताया है, ठीक है। अब इसमें इस संघर्ष में क्या हुआ, देवपाल और मिहिर भोज के बीच में जो संघर्ष हुआ, मिहिर भोज जीतता है और कन्नौज पर पूर्ण, मतलब कहने का यह है कि इसमें कन्नौज पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण कब्जा हो जाता है और अगले 100 वर्षों तक कन्नौज राजधानी रहती है, किसकी, प्रतिहारों की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इस समय में कौन है, राष्ट्रकूट राजा आएगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष आपको मैंने बताया कि ये लड़ाई झगड़े में रहता नहीं है, ठीक है। साधु टाइप का इंसान, मतलब साधु टाइप नहीं, मतलब साहित्य वगैरह में इसकी ज्यादा रुचि रहती है। और इस वक्त इसी के समय होता है एक सामंती राजा होता है, नाम होता है उसका ध्रुव। ये वो वाला ध्रुव नहीं है, ये सामंती राजा है। इन दोनों के बीच में अब मिहिर भोज प्रतिहार वंशीय और राष्ट्रकूट वंश का एक सामंती राजा ध्रुव, इन दोनों के बीच में होता है संघर्ष। और इस संघर्ष में किसकी जीत होती है, ऑब्वियसली राष्ट्रकूट राजा, है ना। तो राष्ट्रकूट फिर से जीतता है, मतलब राष्ट्रकूट राजा जो सामंती राजा ध्रुव है वो मिहिर भोज को हरा देता है और जीत जाता है। अब
प्रतिहारों में तो मतलब इन लोग को लेके बहुत खुंदक था, राष्ट्रकूटों को लेके। फिर से मिहिर भोज हार गया, हालांकि ये बहुत शक्तिशाली राजा था, फिर भी ये हार गया। तो इनको, इनके दिमाग में ये चीज तो थी। जब मिहिर भोज का मतलब आखिरी समय, मतलब कि जो इसका टाइमिंग था, तो जो लास्ट समय था ना, उस समय की बात करेंगे जब, तो इसका मुकाबला एक और राष्ट्रकूट राजा से होता है, नाम होता है उसका कृष्ण द्वितीय। तो ये अपने प्रतिशोध का बदला तो लेगा ही, है ना। मतलब इसके अंदर था ये चीज कि मुझे एक बार राष्ट्रकूट राजा मिले तो सही, उनसे लड़ाई तो हो। तो मिहिर भोज ने क्या किया, वो ध्रुव वाला इसको दिमाग में था कि राष्ट्रकूट एक सामंती ध्रुव राजा ने मुझे हराया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, ठीक है। तो मिहिर भोज ने क्या किया, कृष्ण द्वितीय जो कि राष्ट्रकूट राजा है उसके साथ लड़ाई की, कलेश किया। और मतलब बार बार कलेश आ रहा, कलेश लड़ाई एक ही बात है, ठीक है। तो इस संघर्ष में होता क्या है कि कृष्ण द्वितीय को हरा देता है। अब इसके अंदर आता है कि यस मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये अपना बदला ले लेता है। तो मिहिर भोज और कृष्ण द्वितीय के बीच में होते हैं लड़ाई, संघर्ष होता है, और मिहिर भोज जीतता है और कृष्ण द्वितीय क्या होता है, हार जाता है, राष्ट्रकूट राजा हार जाता है। आपको ये जरूर याद रखना है कि पहले में क्या होता है, ध्रुव जीतता है ना। ध्रुव क्या करता है, वत्सराज को हराता है, धर्मपाल को हराता है। वत्सराज ज्यादा बुरी हालत होती है, तो धर्मपाल जब ये चला जाता है, साउथ चला जाता है, नाम होता है ध्रुव राजपूत राजा का, वो जब साउथ चला जाता है तो धर्मपाल क्या करता है, उस स्थिति का फायदा उठा के चक्रायुद्ध को दोबारा से बैठा देता है कुर्सी पर, है ना। फिर ये पहला चरण था, इतनी बात समझ में आई थी ना। फिर उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पता है कि नागभट्ट द्वितीय आता है, प्रतिहार राजा। नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को फिर से कौन आता है, गोविंद तृतीय आता है। कहां से आता है, राष्ट्रकूट राजा दक्षिण से। वो क्या करता है, नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को फिर से हराता है, इन दोनों को परास्त करता है और फिर से ये साउथ चला जाता है। अब जब जैसे ही साउथ जाता है, ये कहां से रहे, नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, सीधा जो है चक्रायुद्ध को, मतलब कन्नौज पे आक्रमण करता है और चक्रायुद्ध को वहां से हटने के लिए एकदम मजबूर कर देता है। चक्रायुद्ध बेचारा धर्मपाल के शरण में जाता है, दौड़ा दौड़ा, कहता है मेरी हेल्प करो। नागभट्ट द्वितीय भी उसका पीछा करते हुए मुंगेर चला जाता है, और वहीं मुंगेर के आसपास ही वो धर्मपाल को बुरी तरीके से परास्त करता है। समझ में आया नागभट्ट द्वितीय तक की कहानी। और नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, कन्नौज पर कर लेता है कब्जा, और कन्नौज को बना लेता है राजधानी। लेकिन ये राजधानी स्थायी नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद जो एक राजा आता है वो इतना शक्तिशाली होता नहीं है, रामचंद्र। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ रामचंद्र थोड़े समय के लिए। फिर आगे की कहानी मैंने बताया, पाल वंशीय देवपाल आएगा और मिहिर भोज। देवपाल और मिहिर भोज, देवपाल कौन है, पाल है, पाल वंशीय है। मिहिर भोज, इन दोनों के बीच में होता है संघर्ष, और इस संघर्ष में कौन विजयी रहा, ये आज तक सबने अपने अपने अभिलेखों में खुद को विजयी बताया है। तो ये दोनों के बीच में मतलब संघर्ष होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, मिहिर भोज का टाइमिंग है 836 से 889, याद रखिएगा। मिहिर भोज के समय में कन्नौज पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कन्नौज अगले 100 वर्षों तक मतलब प्रतिहारों की राजधानी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मिहिर भोज का मुकाबला, मिहिर भोज ने राजपूत राजा पे भी आक्रमण किया। अमोघ वर्ष तो लड़ने वाला था नहीं। अमोघ वर्ष के समय ही एक सामंती राजा होता है ध्रुव, तो मिहिर भोज और ध्रुव के बीच में होता है संघर्ष। लेकिन राष्ट्रकूट राजा जो सामंती राजा ध्रुव होता है, वो क्या करता है, इसको कर देता है परास्त। मिहिर भोज को क्या करता है, परास्त कर देता है। और जीतता कौन है, ध्रुव जीतता है। ये चीज इसके दिमाग में होता है कि मैं तो इतना पराक्रमी राजा हूं, ऐसे कैसे कर दिया इसने। तो इसके अंदर जो मतलब रिवेंज वाला होता है ना, कि मैं बदला लूंगा, तो ये मौके की तलाश में होता है। अब ऐसे में क्या है कि कृष्ण द्वितीय जो राजपूत राजा होता है, ये इससे इसका मुकाबला होता है। ये कहां पीछे हटने वाला था, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने इसे बुरी तरीके से परास्त किया कृष्ण द्वितीय। अब इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, कलेजे को ठंडक पड़ी। अब ये कहता है यस, अब मैं कुछ कर पाया हूं, और मिहिर भोज इसमें जीतता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखिए, देवपाल के बाद कोई ऐसा रहा नहीं, इसके बाद से ही पाल वंश का पतन शुरू हो गया था। अब ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है आपका, कान्यकुब्ज या महोदय श्री या कन्नौज या इत्र नगरी को लेकर, अब ये दो पक्ष में हो गया है। अब आ जाएंगे प्रतिहार शासक महेंद्र पाल। कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पे था इनके समय। तो आपसे पूछ सकता है कि कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पे किसके काल में था, महेंद्र पाल के समय था। ओके, फिर आगे आइए, महिपाल की अगर बात करते हैं 914 से लेकर 944, और राजपूत राजा इंद्र थर्ड, इंद्र तृतीय, महिपाल और इंद्र थर्ड के बीच में होता है संघर्ष, कलेश, लड़ाई।
और इन दोनों के बीच में, महिपाल और इंद्र के बीच में जब कलेश होता है, जब लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, तो फाइनली जीत किसकी होती है? इंद्र तृतीय की होती है। इसने क्या करा? इंद्र तृतीय ने, जो कि राजपूत राजा है, इसने कन्नौज को बुरी तरीके से मतलब लूटा, ठीक है, मतलब नष्ट नाबूद कर दिया। इस तरीके से समझिए, जैसे बख्तियार नहीं आया था, उसने कुछ कर मतलब क्या किया था, नालंदा और बर्बाद कर दिया था ना विक्रमशिला, उसी तरीके से समझिए कि इंद्र थर्ड ने भी कन्नौज को बुरी तरीके से लूटा, ठीक है, बुरी तरीके से लूटा। किसने? इंद्र थर्ड ने, इंद्र थर्ड ने। ओके, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। ये दो पक्ष में हो गया ना, महिपाल और इंद्र थर्ड। ओके, चलिए आगे की बात समझते हैं। इंद्र थर्ड के बाद अब ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड आता है। कौन आता है? कृष्ण थर्ड। कृष्ण तृतीय आया और 963 ईस्वी के आसपास प्रतिहारों के क्षेत्र में आक्रमण कर मध्य भारत पर इसने अधिकार, जो प्रतिहार का क्षेत्र था, जहां पे प्रतिहारों का कब्जा था, वहां पर इसने मध्य भारत के कुछ ऐसे इलाके थे जहां पे इसने कब्जा कर लिया। 1018 ईस्वी में क्या हुआ? महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ का जो शासक था, प्रतिहार शासक था, क्योंकि आपको पता है कि अंततः विजय कौन होता है? प्रतिहार वंश होता है विजयी। और वहां पे जो शासक था प्रतिहार, उसका नाम था राज्यपाल। राज्यपाल शासन कर रहा था। महमूद ने कन्नौज को लूटा, ठीक है, जहां पे तीनों आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, वहां पे एक विदेशी आके और सब खत्म किया। तो ये था त्रिपक्षीय संघर्ष, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन जीता कौन नहीं। एक दो बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा कहानी की तरह, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।